हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। और आज आपका पसंदीदा, सबसे ज़्यादा फेवरेट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन, क्विज सेशन लेकर आया हूं मैं। हम लोग अपना जो चैप्टर हमारा चल रहा था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1, उसे कंप्लीट कर चुके हैं। जर्नल के कॉन्सेप्ट, लेज़र के कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आज का ये क्विज सेशन होगा आपका। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो, और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में शेयर करें ताकि अपने पढ़ाई को वो लोग भी अपने इस लॉकडाउन में कंप्लीट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये क्विज, जो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स पे, हम कह सकते हैं कि दो फेज पे। और उस फेज का नाम है पहला अकाउंटिंग इक्वेशन और दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। एक क्विज और होगा इस चैप्टर का, तब जाके हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है, 50% क्वेश्चंस को कवर करता है ये, 50% एग्जाम को। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। और पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, किस पे आधारित होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेकेंड ऑप्शन है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड ऑप्शन है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। आपका समय शुरू हो चुका है, 10 सेकेंड का समय होगा। पहले ही की तरह आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। आपको जो सही लग रहा है उस ऑप्शन को अपने कॉपी में मेंशन कर दें। मैं जब सही आंसर बताऊंगा तो उसे क्रॉस चेक कर लेंगे आप। चलिए मैं बता दूं इस सवाल का सही जवाब आपको, और इस सवाल का सही जवाब दोस्तों ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होगा। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। दोहरा लेखा प्रणाली जो है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। मूव करेंगे हम अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ़ द लाइबिलिटीज ऑफ प्रोप्राइटर इज 50,000, इफ़ द कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर इज 50,000, अगर पूंजी 50,000 है, लाइबिलिटीज देन लेनदार जो है 30,000 है, एंड फिक्स्ड एसेट्स इज 70,000, देन द वैल्यू ऑफ करेंट एसेट्स इज। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 40,000, ऑप्शन सी 80,000 एंड ऑप्शन डी 1 लाख। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आइए स्टूडेंट्स, इस सवाल का सही जवाब हम जानते हैं, और इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन ए 10,000 रुपये। चूँकि यहाँ पे प्रोप्राइटर का फंड 50,000 और लाइबिलिटी 30,000 है, तो हमारा लाइबिलिटी साइड जो होता है बैलेंस शीट का, उसमें ये दोनों लिखे जाते हैं। तो दोनों मिलके कितने हो गए, 50 और 30, 80,000। और एसेट साइड में मात्र हमारा कितना है, 70,000 का फिक्स्ड एसेट्स है। तो 10,000 रुपये जो बचेंगे वो करंट एसेट्स होंगे। सो करंट एसेट्स की वैल्यू 10,000 होगी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर सोल्ड, जब फिक्स्ड एसेट्स बेचा जाता है तो क्या होता है। पहला आपका टोटल एसेट्स विल इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन है आपका टोटल लाइबिलिटी विल इंक्रीज, थर्ड ऑप्शन है टोटल एसेट्स विल डिक्रीज, और चौथा है नो चेंजेस। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्द से जल्द अपने इस सवाल का जवाब दें। चलिए मैं बता दूं इस सवाल का सही जवाब आपको, और इस सवाल का जवाब होगा नो चेंजेस। ठीक है, जब फिक्स्ड एसेट्स बेचा जाता है तो कोई चेंजेस नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि मशीनरी 20,000 रुपये की है, हमने उसे बेच दिया, तो बैलेंस शीट से मशीनरी गायब हो जाएगा। ठीक, लेकिन उसके बदले में कैश तो 20,000 आएगा, या बैंक 20,000 आएगा। तो इसीलिए कैश और बैंक फिर से एसेट साइड में ही तो हम दिखाएंगे, तो एसेट्स पे कहीं कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक, तो नो चेंजेस इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो है द ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ऑनर्स फंड आर नोन एज। मतलब किसी व्यवसाय के लिए पूंजी के अलावे, ऑनरशिप फंड के अलावे कौन से और दायित्व होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका एसेट्स, दूसरा ऑप्शन है आपका लाइबिलिटीज़,
थर्ड ऑप्शन है कैपिटल और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। और इस सवाल का सही जवाब आपका होने वाला है लाइबिलिटीज। ऑनर्स फंड के अलावे जो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज साइड में दिखाई जाने वाली दायित्व होती हैं उनमें लाइबिलिटीज आता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 which is what is the effect of the net liabilities if 60,000 is paid to creditors। अगर 60,000 रुपये लेनदारों को भुगतान किया गया तो लाइबिलिटीज़ पे क्या असर होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज करेगा, सेकंड ऑप्शन है डिक्रीज करेगा, थर्ड ऑप्शन नो चेंज एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आइए स्टूडेंट्स, इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बता दूं और इस सवाल का सही जवाब होगा डिक्रीज़ करेगा। जब आप पेमेंट करेंगे लाइबिलिटीज़ का तो आपका लाइबिलिटीज़ घटेगा ना, तो इसीलिए वो डिक्रीज़ करेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ नेट एसेट्स इफ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ऑफ आर एस 50,000। अगर डेटर से 50,000 रुपये रिकवरी हुई है, कैश मिला है हमें, तो क्या होंगे परिवर्तन। आपके पास ऑप्शन है इंक्रीज, सेकंड ऑप्शन है डिक्रीज, थर्ड है नो चेंज एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। बहुत ही आसान सा सवाल है। और गाइस इस सवाल का सही जवाब होगा नो चेंज। डेटर्स जो है वो ऑलरेडी एसेट साइड में लिखा होता है। मान लीजिए कि डेटर्स हमारा टोटल 60,000 का है, ठीक, या 50,000 का ही है। 50,000 का डेटर्स था, उसमें से हमको 50,000 की रिकवरी हुई, तो डेटर्स तो अब नहीं रहा, लेकिन बदले में क्या हुआ, कैश तो हम रिसीव्ड किए 50,000, तो कैश तो बढ़ जाएगा 50,000 से। तो इसीलिए एसेट साइड का जो जोर होगा उस पर कोई असर नहीं होगा। शो ऑप्शन सी नो चेंजेस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑन लाइबिलिटीज इफ अ बिल फॉर 10,000 इज एक्सेप्टेड अगेंस्ट अ लोन ऑफ RS 20,000। ऑप्शन है आपका इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंजेस, नन ऑफ दीज। समय सीमा समाप्त होता है और आपका इस सवाल का सही जवाब भी नो चेंज होगा। ठीक है, बिल्स रिसीव कर रहे हैं आप, बिल्स रिसीवेबल आपका बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, तो लाइबिलिटीज़ की तो इसमें कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई, इस ट्रांजैक्शन से कहीं कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। सो नो चेंजेस इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इनमें से कौन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। ऑप्शन है आपका इंक्रीज इन वन एसेट्स, डिक्रीज इन अनदर। सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीज इन बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। थर्ड ऑप्शन है डिक्रीज इन वन एसेट्स, डिक्रीज इन अनदर। सेकेंड है डिक्रीज इन वन एसेट्स एंड कैपिटल। और स्टूडेंट्स इस सवाल का सही जवाब भी ऑप्शन सी ही होगा, डिक्रीज इन वन एसेट्स, डिक्रीज इन अदर। समझिए इसको कैसे होता है। जैसे अभी अभी आपने बहुत सारे एग्जांपल्स को देखा, उसमें क्या होता था कि एक एसेट्स अगर घटता था तो दूसरी तरफ क्या होता था, दूसरा एसेट्स बढ़ जाता था। तो हम अगर दूसरी तरफ से सोचें तो इसी तरह से अगर एसेट्स इंक्रीज करेगा तो दूसरी ओर डिक्रीज कर जाएगा, नहीं। उसके अलावा इंक्रीज इन बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों में इंक्रीमेंट होंगी, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन भी हमारा सही है, डिक्रीज इन वन एसेट्स एंड कैपिटल। फोर्थ जो है, सॉरी, सी ऑप्शन जो है वो गलत है, डिक्रीज इन वन एसेट्स, डिक्रीज इन अनदर। एक एसेट्स के डिक्रीमेंट के कारण, उसमें कमी के कारण दूसरे एसेट्स में कहीं कोई कमी नहीं होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, that is capital of a business is 75,000 and liabilities 25,000, then total assets of the business would be, option A is 1 lakh, option B is 50,000, option C is 75,000 and option D is 1 lakh 50,100। समय सीमा समाप्त होता है और आपका इस सवाल का सही जवाब होगा 1 लाख रुपीज़
ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि एसेट्स के लिए मैंने आपको इक्वेशन सिखाया था, एसेट्स इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, और यहाँ कैपिटल 75 है और लाइबिलिटीज़ 25,000 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 लाख हो जाएगा जो एसेट्स की वैल्यू होगी। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम मूव करेंगे। एन एसेट्स वॉज परचेज फॉर RS 6,60,000, कैश वॉज पेड RS 1,20,000 and for the balance a bill was accepted for 60 days. What will be the effect of fixed assets? फिक्स्ड एसेट्स पे इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ए है 1,20,000, ऑप्शन बी है 5,40,000, ऑप्शन सी है 6,60,000, ऑप्शन डी है नील। तो स्टूडेंट्स एसेट साइड की अगर हम बात करें इस सवाल में, पहले आप लोग सोच लीजिए फिर मैं जवाब देता हूँ इस सवाल का। एसेट साइड की अगर हम बात करें इस सवाल में, तो एसेट साइड में केवल एक परिवर्तन होगा। हमने जो एसेट्स परचेज किया तो वो एसेट्स हमारी संपत्ति की ओर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक। लेकिन उसके अलावे यहाँ जो है बिल पेमेंट किया या ऐसी कोई चीज़ 60 दिन के लिए बिल जो थी एक्सेप्ट की गई, इन सब चीज़ों से इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि 6,60,000 का हमने कैश ये एसेट्स खरीदा, बदले में हमने 1,20,000 की कैश पेमेंट की और जो बाकी पैसा बचा उसके लिए बिल दिया, तो बिल्स रिसीवेबल भी तो हमारा घट जाएगा, उतने से कैश भी घटेगा, दूसरी ओर एसेट्स बढ़ रहा है, तो इसीलिए कहीं कोई चेंजेस नहीं होंगे। 6,60,000 ही हमारा टोटल इफेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, डेबिट सिग्निफाइज, डेबिट क्या बताता है? पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन एसेट्स, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज इन लायबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज इन कैपिटल, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। और स्टूडेंट्स इस सवाल का सही जवाब ऑल ऑफ दीज होगा। ऊपर के जो भी कंडीशंस बताए गए हैं वो सारे के सारे कंडीशंस मैंने आपको बताए थे। अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स रूल्स उसमें मैंने आपको सिखाया था कि ये सारे जो हैं कंडीशंस जब होते हैं तो डेबिट जो है वो हो जाता है अकाउंट। तो इंक्रीज इन एसेट्स जो है वो भी डेबिट में लिया जाता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट में लिया जाता है, डिक्रीज इन कैपिटल भी डेबिट में लिया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 विच इज बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या है? ऑप्शन है आपके पास रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट को हिंदी में हम बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष। क्या होता है ये? तो मान लीजिए आपने किसी के लिए चेक लिखा, ठीक, 10,000 का चेक लिखा, लेकिन जब वो चेक लेके गया आपके बैंक में तो पता चला कि आपके अकाउंट में 8,000 ही रुपये हैं, तो वो बैंक का जो चेक होता है वो बाउंस कर जाता है, ठीक। तो बैंक फैसिलिटी देती है अपने कुछ ग्राहकों को कि आपके अकाउंट में अगर उतना पैसा अवेलेबल नहीं भी है फिर भी आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, तो वो 10,000 निकाल सकता है, इसी को बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। तो वो एक लायबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किस तरह का अकाउंट है, तो वो एक रियल अकाउंट है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। रियल अकाउंट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जो है आउटस्टैंडिंग सैलरीज है। ऑप्शन आपके पास रियल अकाउंट, बी ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट, सी ऑप्शन है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, डी ऑप्शन है नॉमिनल अकाउंट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आइए दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देख लेते हैं, और इस सवाल का सही जवाब हमारा होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या क्या होता है? तो जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम हैं, वो सब के सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। सो 13 का आंसर हमारा सी होगा। क्वेश्चन 14 है जनरल रिजर्व अकाउंट एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड अकाउंट आर। जनरल रिजर्व अकाउंट और डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड जो है वो किस तरह का अकाउंट है? ऑप्शन ए है आपके पास पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी है रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट एंड ऑप्शन डी नन। और इस सवाल का सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। ये दोनों नॉमिनल अकाउंट हैं, नाम मात्र के खाते हैं। और आखिरी स्लाइड पे हम हैं जहाँ क्वेश्चन नंबर 15 है प्रीपेड एक्सपेंसेस इज ए। प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो अभी अभी मैंने कुछ देर पहले इस सवाल का जवाब दे दिया था, तो जल्दी से आप इस सवाल का जवाब दे दें, बहुत ही आसान हो गया है ये अब।
आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा आंसर। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अभी अभी मैंने कहा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये सब के सब क्या हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का वो है प्रोप्राइटर्स अकाउंट इज डैश अकाउंट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट जो है वो किस तरह का अकाउंट है, ऑनर अकाउंट या प्रोप्राइटर्स अकाउंट। पहला है रियल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है नॉमिनल अकाउंट, थर्ड वन इज पर्सनल अकाउंट एंड फोर्थ वन इज नन। और इस आखिरी सवाल का सही जवाब होगा पर्सनल अकाउंट, ऑनर अकाउंट या प्रोप्राइटर अकाउंट जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। सो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन 16 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं किया। ये क्विज का सेशन था आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट का। अगर और भी आपको सवाल के प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिकल सवाल को प्रैक्टिस करना है आपको, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का नंबर और अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर देंगे और वहाँ पे बहुत सारे सवाल आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे टू ऑल। थैंक यू।